हेलो एवरीवन। इस क्लास में सोल्व करेंगे सेट नंबर 76 न्यूमेरिकल एबिलिटी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सेट नंबर 32 में 29/11/2023 शिफ्ट नंबर सेकंड में जो भी क्वेश्चन बने थे न्यूमेरिकल एबिलिटी के वो सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे। पार्ट थर्ड में रहता है न्यूमेरिकल एबिलिटी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 टू लेके 90 तक रहते हैं मैथ्स के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन। और फिर 10 क्वेश्चन रहते हैं लास्ट पार्ट में कंप्यूटर के। और पहले पार्ट में रहता है जीके 50 क्वेश्चन, और सेकंड पार्ट में रहता है क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 रीजनिंग। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए 70 क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 90 तक जो भी क्वेश्चन बने थे मैथ से या कह सकते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी से। क्वेश्चन नंबर 76, नंबर दिस इज हाउ मच लेस देन 1/16 से ये कितना कम है ये आपको बताना है। देखिए 1/16 लिखेंगे ऐसे, माइनस करना है इसमें से, ये लिख सकते हैं इसको 623 बटे दोस्तों 10,000, 4 जीरो आएंगी। अब एलसीएम सारे का 10,000 आएगा। इसको 16 से काटेंगे तो ये आएगा 4 पे 25, फिर 4 पे 25, 25 गुना 25 625 आएगा। माइनस 623 करना है, ये आएगा 2/10,000। काटेंगे 1/5000 आएगा, 1/5000। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 77, दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात ये है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ये है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात याद कीजिए। देखो वक्र पृष्ठ तो होता है बेलन का, ध्यान रखेंगे आप 2 पाई आर एच, 2 पाई R1 H1 मान लेते हैं। रेशियो निकालना है 2 पाई R2 H2 होगा। अब दोस्तों 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, प्रोडक्ट रख दो सीधा। R1 की वैल्यू 3 है और H1 की वैल्यू 7 है। R2 की वैल्यू 7 है और H2 की वैल्यू 9 है। 7 से 7 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो रेशियो आएगा 1:3। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 78, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 70 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। अगर दोस्तों 5 सम संख्याएं हैं उनको 70 है तो ये संख्या होगी मिडिल वाली हमेशा। दो इससे छोटी होंगी, एक होगी 68 और एक होगी सम है, एक होगी 66। दो इससे बड़ी होंगी, एक होगी 72, एक होगी 74। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी सम संख्या होगी 74। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 79, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2,875 रुपये था। विक्रेता ने इसकी बिक्री पर 8% की छूट दी और फिर भी 15% का लाभ प्राप्त हुआ। क्रय मूल्य बताना है, तो आपको हमेशा सीपी और एमपी का रेशियो याद रखना है। सीपी होता है, सीपी और एमपी का रेशियो डायरेक्ट याद रखना है। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये होगा 92। और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये होगा 115। 23 चौके 92, 23 पंजे 115। अब 5 यूनिट की वैल्यू कहता है मार्क प्राइस कितना है, 2,875 है। 5 यूनिट की वैल्यू 2,875, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 4 यूनिट, मतलब सीपी की वैल्यू कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपको बतानी है। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, पंजो पंजो 25, 3 बचा, 5 सत्ता 35, 2 बचा, पंजो पंजो 25। 575 को 4 से गुना करना है। अब देखो 500 का डबल करते हैं 1,075 का डबल करते हैं दोस्तों, क्या आएगा 150, तो 1150 आएगा इसका डबल। और फिर इसका एक बार और डबल करना है, तो 1150 का डबल करेंगे 2300 आएगा। तो कॉस्ट प्राइस होगा 2300। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 80, 6 लड़के एक काम को 18 घंटों में कर सकते हैं, 16 लड़के उसी काम को कितने घंटों में। देखो 6 लड़के एक काम है 18 घंटे में करेंगे, ये होगा टोटल वर्क। ये टोटल वर्क को 16 लड़के कहते हैं कितने दिन में करेंगे, मान लो एक्स दिन में करेंगे, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो इसको काटता हूँ 2 पे, ये आएगा 8। 2 पे काटता हूँ दोस्तों 3 आएगा। 2 पे काटूंगा 4 आएगा। 2 पे काटूंगा 9 आएगा। 9 × 3 = 27/4 करना है आपको, 27/4 करना है, ये आएगा एक्स की वैल्यू। तो आगे कैंसिल आउट करो, 4 × 6 = 24, 3 बचेगा बटे 4, 6 सही 3/4। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 81, एक निश्चित राशि पर अर्धवार्षिक देय 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 729 रुपये है। यदि दोनों मामलों में ब्याज की दर 6% है तो राशि ज्ञात कीजिए। देखो साधारण ब्याज दोस्तों, अब देखो अर्धवार्षिक देय 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज तो होगा 6%।
एक वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज जब आपको रेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा हाफ अर्ली में, तो दो हाफ अर्ली होंगे तो रेट हो जाएगी इसका, ये 12 महीने की, 6 महीने की इसकी हाफ हो जाएगी, रेट 3% होगी। 3% की इफेक्टिव रेट निकालोगे, ये होता है एक्स प्लस वाई, 3% प्लस 3% प्लस एक्स वाई बाई 100 सातवें परसेंटेज, मतलब कि 3 गुना 3 9/100 सातवें परसेंटेज, तो ये आएगा 0.09%। 6.0, 3 और 3 6, और 0.09% जोड़ेंगे तो ये आएगा 6.09%। अब इनका अंतर कितना है आप कहेंगे 0.09% इनका अंतर है, और ये अंतर गिवन है किसके बराबर, 729 के बराबर। ये आपको बताना है राशि, प्रिंसिपल बताना है, तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो 1% की वैल्यू आएगी 0.9% नीचे आएगा, 0.9% नीचे आएगा, तो 0.9% को लिखेंगे, सॉरी 0.09% को लिखेंगे, 9/100 लिखेंगे, 100 ऊपर चला जाएगा, ये होगी 1% की वैल्यू। 100% की निकालनी है तो 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 9 पे काटेंगे इसको, ये होता है 9 का क्यूब, तो 9 का स्क्वायर 81 आएगा, इस 81 के साथ आएंगे 4 जीरो, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 82, सरल करना है इसको। सत्तो सत्ती 49/100, 0.49 आया यहाँ से, प्लस 0.7/7 है दोस्तों, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा सीधा 0.7/7 करोगे तो 7 से 7 कैंसिल, ये आएगा 0.1। ठीक है, और 7/700 तो ये आएगा 1/100, मतलब 0.01। 1/100 को लिखेंगे 0.01। अब इसको ऐड करोगे, जब आप इसको ऐड करोगे दोस्तों, 0.49, फिर 0.1 कह सकते हैं, 0.10 कह सकते हैं इसको, और ये है 0.01। इनको ऐड करना है, 9 और एक 10 की जीरो, एक कैरी जाएगा, तो 5 और एक 6 हो जाएगा, ये आएगा 0.60, ये राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 83, एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए उसी दिशा में चल रही दूसरी रेलगाड़ी तक पहुंचती है, और उसे फिर 14 सेकंड में 70 मीटर पीछे छोड़ देती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखो, उसके पीछे चलती, उसी दिशा में चल रही, सेम दिशा, डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल मान लो दोस्तों एक्स है, एक की है। अब जब इसको इतने मीटर में क्या कर देती है वो, 70 मीटर पीछे छोड़ देती है, तो मतलब इसका मतलब 70 मीटर पीछे छोड़ेगी, रिलेटिव स्पीड से ट्रेवल करेगी दोनों रेलगाड़ियां, एक ही डायरेक्शन में है, और 70 मीटर छोड़ेगी पीछे, तो 70 मीटर डिस्टेंस कवर होगा रिलेटिव स्पीड से। एक की स्पीड दोस्तों 54 है, जो इसको पीछे छोड़ती है इसकी स्पीड ज्यादा है, तो उसकी मान लेते हैं दूसरे की एक्स है, माइनस कर देते हैं एक्स, सेम डायरेक्शन इसलिए रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस होगी, और इतने सेकंड में पीछे छोड़ देती है, तो ये डिस्टेंस इंटू टाइम कर देंगे, ये होगा सेकंड में, टोटल डिस्टेंस आएगा यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस आएगा, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं, रेलगाड़ी की चाल क्या आती है किलोमीटर पर आवर में, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा मीटर पर सेकंड में डिस्टेंस, मतलब कि ये आएगा रिलेटिव स्पीड हो जाएगी मीटर पर सेकंड में, और 14 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगी, ये आएगा डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। अब 14×5 = 70, 70 से 70 कैंसिल, ये 18 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये बराबर है 54 माइनस एक्स के, तो एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, उस साइड जाएगा एक्स प्लस हो जाएगा, और ये 54 - 18 होगा, ये होगा 36। तो दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड होगी 36 किलोमीटर पर घंटा, और राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 84, अनुपात 3/5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि 5/6 के अनुपात में बराबर हो जाए। देखो, 3/5 है दोस्तों, इसमें क्या जोड़ा जाए ताकि 5/6 के बराबर हो जाए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप इक्वल करोगे, दो का यहाँ पे गैप है 2 का, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे गैप है 1 का, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, नया रेशियो आएगा 3:5, और इसका जो नया रेशियो आएगा, ये आएगा 5 दूनी 10, ये 12, तो कितना जोड़ा जाए, आप कहेंगे 7 जोड़ा जाए ताकि रेशियो बराबर हो जाए, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 85,
अमारा की मासिक आय 80,200 रुपये है। यदि उसकी आय में 11% की कमी होती है तो उसकी नई मासिक आय ज्ञात कीजिए। 11% की कमी करनी है इसमें, तो कह सकते हैं 11% की कमी करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा, उसकी मासिक आय हो जाएगी, या तो इसमें इसका 11% निकालो, इसमें से ही माइनस कर दो, या फिर आप सीधा 80,200 का 11% की कमी कर इसका 89% निकाल दो, 89% निकाल दो इसका, ये है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, आसान पड़ेगा कैलकुलेशन आपको, इसका 11% निकाल के इसमें से ही माइनस कर देता हूँ। इसका 11% आएगा, गुना 11/100 करेंगे, और यही माइनस करना है 80,200 में से। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 11 से शॉर्टकट मल्टीप्लाई करने की ट्रिक होती है, दो लिखो फिर ऐड करते जाओ, दो आएगा, आठ आएगा, आठ में जीरो ऐड करेंगे क्या आएगा दोस्तों, आठ आएगा। मतलब कि कितनी कमी होगी, 8,822 की कमी करनी है, इसमें से 8,822 माइनस कर दो, तो 10 में से दो गए, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है। 10 में से दो गए 8, 9 में से दो गए 7, 78 आना चाहिए लास्ट में, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 182 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से खींचे गए रेखाखंड की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है। देखो आपको हाइट बतानी है दोस्तों, शीर्ष लंब की मतलब लेंथ बतानी है, मतलब हाइट बतानी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसका कहता है बेस कितना है, एक भुजा की लंबाई मान लो, वो भुजा है जो बेस मान लेते हैं इसको 28 है, और इस पे शीर्ष लंब है, त्रिभुज की इस भुजा पर जो शीर्ष लंब होगा वो हाइट का काम करेगी, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। और एरिया किसके बराबर है, 182 के बराबर है। तो ये भी एरिया है, ये भी एरिया है त्रिभुज का। निकाल दो अब यहाँ से एच की वैल्यू, दो पे काटता हूँ ये आएगा 14, 14 से काटता हूँ इसको दोस्तों, 14 एकम 14 बचेगा 4, 14 3 42, एच की वैल्यू आएगी 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 87। एक फल विक्रेता फलों का 2/5 भाग 15% के लाभ पर और शेष 5% की हानि पर बेचता है, कुल लाभ 1,800 रुपये है, तो फलों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल 5 है दोस्तों, यूनिट है फल, उसमें से दो बेचता है वो, यहाँ पे कमाया उसने 15% का लाभ, और शेष कितने बच गए, 3 पे कमाया उसने कितना, 5% का लॉस कमाया, 5% का लॉस कमाया, और कुल दोस्तों उसको मिला के 1,800 का लाभ हुआ। देखो यहाँ पे 15% का लाभ कमाया एक पे, तो दो पे कितना कमाएगा, ओवरऑल उसको यहाँ पे 30% का लाभ हुआ। अब यहाँ पे 5% की दोस्तों लॉस होता है एक पे, तो 3 पे ओवरऑल से पे 15% का क्या होगा, उसको लॉस होगा। तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस मिला के तो उसको क्या होगा, आप कहेंगे 15% का प्रॉफिट होगा। और 15% की वैल्यू किसके बराबर है, 1,800 के बराबर है। कुल क्रय मूल्य आपको बताना है कि कुल क्रय मूल्य कितना होगा, 100% की वैल्यू आपको बतानी है, तो ये होगा 15 12 180 होता है, तो ये आएगा 120। 1% की वैल्यू, 100% की वैल्यू दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रिंसिपल होगा, या कह सकते हैं मेन जो उसका क्रय मूल्य होगा फलों का, सीपी 12,000। लेकिन आपको बताना क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये वैल्यू टोटल का बताना है, ये तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी जो 100% की होगी। टोटल इसको अगर मैं 12,000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ओवरऑल कितना होगा सीपी, ये होगा 12×5 = 60,000, 12×5 = 60,000, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 88। 750 रुपए की वार्षिक किस्त 5 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से डैश का ऋण चुका कर देगी, कितने का ऋण चुका कर देगी दोस्तों, आपको ये बताना है। देखो 750 रुपए की वार्षिक किस्त पर 5 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ये कितने का ऋण चुका देगी, ये आपको बताना है। इसमें कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जैसे मान लेते हैं कॉन्सेप्ट है इसमें सेटलमेंट का। सेटलमेंट करना है जब भी आपको, देखो सेटलमेंट करना है अमाउंट को, तो सबसे पहले मान लेते हैं पहली किस्त 100 रुपये दोस्तों, 5 वर्ष में देना है, टोटल चुकाना है, तो इसका मतलब जो पैसे होंगे पहले, जो कह सकते हैं अमाउंट होगा, उसमें जो पहली किस्त है, एक तो किस्त दे दी, एक किस्त पे लगेगा, 5 वर्ष है तो इससे कम एक
4 वर्ष का ब्याज लगेगा, तो 4 वर्ष का ब्याज मतलब 4 गुना 5 होगा। फिर ऐसी दूसरी किस्त दी, तो इस पे लगेगा 3 वर्ष का ब्याज लगेगा। तो एक किस्त पे लगेगा दोस्तों, एक तो देते हैं लेकिन जो पेंडिंग पैसा बच जाता है उस पे लगता है ये ब्याज। एक पे लगेगा 2 वर्ष का, और 100 गुना एक पे लगेगा कितने का, 1 वर्ष का ब्याज। सॉरी, 1 वर्ष का मतलब कि उल्टा लिख दिया, 1 गुना 5 आएगा। और दोस्तों आखिरी किस्त देगा उस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि उस टाइम सारा अमाउंट उसका क्या हो जाएगा, उतर जाएगा, जो भी उसको पैसा देना है। तो यहाँ पे कोई भी ब्याज नहीं लगेगा, यहाँ आएगा 0। अब ये था टोटल 200, 200, 300, 400, 500। 500 तो उसने कह सकते हैं पैसा लिया था, और दिया कितना, इसमें ये ऐड करोगे सारा, तो इसमें 500 में कितना ऐड होगा, 4 पंजा, ब्याज कितना दिया उसने, 5 का 20, और 15 35, और 10 45, और 10 50। तो 550 उसने चुकाया है टोटल ओवरऑल। अब एक किस्त की वैल्यू कितनी थी, प्रत्येक वार्षिक किस्त थी 750। तो 1 यूनिट की वैल्यू कह सकते हैं कितनी आएगी, 100 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे प्रत्येक किस्त कितनी है, 100 की है, ये तो ब्याज लगता है, किस्त कितनी की है, 100 की है, तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे। निकालनी कितनी यूनिट की वैल्यू आपको, डैश का ऋण चुकाता है 550 यूनिट का, यहाँ पे 500 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी थी। ऋण कितने का चुकाएगा, 550 का, 550 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी ये आपको बताना है। या कह सकते हैं कितना पैसा चुकाया, कितना उसने चुकाया है, दिया है, सेटलमेंट कितना की है, 550 की है, ये भी आप कह सकते हैं। अब जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से जीरो कैंसिल, तो आपको निकालना 75 गुना 55। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ 75 को, पंजो पंजो 25, 2 कैरी, पंजो 5 35, 2 37, 375 आएगा। 5 से मल्टीप्लाई किया, पंजो पंजो 25, 2 कैरी, 5 35, 2 37। गुना करनी है अब 11 से, 5 7 और 5 12, 1 कैरी, 7 3 10 11, 1 कैरी, 3 में 0 जोड़ेंगे और एक और जोड़ेंगे, ये आएगा 4125। 4125 अमाउंट उसको सेटल किया है उसने, जितना टोटल था। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। एक तो ये तरीका, या फिर एक फॉर्मूला याद रखना आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। फॉर्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला होता है इसके लिए, जो अमाउंट है आपको वो सेटल करना है, डिवाइड बाय होगा 100 टी प्लस टी, इंटू में T-1, और इंटू में होता है आर रेट, और साथ में 100, ये होता है इंस्टॉलमेंट के बराबर। ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप, जैसे कि टी की वैल्यू क्या है, 5 है, 500 हो जाएगा। 5 माइनस करोगे, यहाँ पे 5 माइनस 1 4, 5 का 20, और 20 पंजे 100, और डिवाइड बाय 2 भी होता है इसके, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, डिवाइड बाय 2 भी होता है। तो ये आएगा 50, ये 550 बटे में होगा, और इसकी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है 750। तो यहाँ से आपको अमाउंट की वैल्यू निकालनी है, वो निकल जाएगी। लेकिन आप इस तरह से करेंगे आसान रहेगा, आपको प्रति की 100 माननी है। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे 5 वर्ष से, तो इससे एक कम कैलकुलेट करना है, क्योंकि जब हम अमाउंट को सेटलमेंट करते हैं, तो जो किस्तों पे जो ब्याज लगता है, जैसे कि सर्कल है यहाँ पे 5 वर्ष का, तो पहले जो देंगे, मतलब कि जो आपके खाते में पड़े हैं, बैंक में पड़े हैं पैसे, कह सकते हैं, या फिर जब अमाउंट सेटलमेंट करेंगे, जो जमींदार के पास पैसे पड़े हैं, 100 रुपए तो एक किस्त तो आप दे दोगे, लेकिन जो पैसा बच गया हो उस पे कितने टाइम का ब्याज लगेगा, एक तो दे दिया आपने, तो उसके पे भी लगेगा 4 वर्ष के लिए। फिर जो दे दोगे, जो बच गया, उस पे 3 वर्ष के लिए लगेगा। इस तरह से कॉन्सेप्ट यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना, इससे कम लेके चलना है, और 0 तक पहुंचना है। और फिर जो भी दिया हुआ, जैसे ये किस्त है, प्रति किस्त की वैल्यू गिवन थी, तो मैंने निकाल दी टोटल अमाउंट कितना सेटल करना था, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 89, 7 से बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। आसान है दोस्तों, 7 से बड़ी कोई सी अभाज्य संख्या, मान लेता हूँ 7 से बड़ी 8 9 10 11 आएगी, और एक 13 आती है। तो इसको अगर मैं 6 से भाग करता हूँ, 5 रिमाइंडर आएगा। इसको दोस्तों 6 से भाग करता हूँ, 1 रिमाइंडर आएगा, तो 5 और 1 आना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 90, एक वस्तु की कीमत में पहले 25% की कमी आ गई, फिर 35% की वृद्धि हो गई। यदि परिणामी कीमत 405 रुपये है, तो वस्तु की वास्तविक कीमत क्या थी, वास्तविक कीमत क्या थी, देखो, मान लो एक्स थी उसकी वास्तविक कीमत, 25% की कमी होगी, तो इसका 3/4 होगी कीमत। 35% की वृद्धि होगी, तो इसका कह सकते हैं 35% की फ्रैक्शन करोगे, 5 7 35, 5 पे काटेंगे 20,
तो इतनी वृद्धि हुई है 7 की, तो ये होगी इसकी 27/20। और वर्तमान कीमत है 405। कैंसिल आउट कर दो जो होता है। 27, एकम 27, 27 × 135, 3 पे काटूंगा 5 आएगा। 5 × 20 और गुना 20 दोस्तों, तो वर्तमान कीमत है उसकी, कह सकते हैं वास्तविक कीमत है 400। 400 क्या थी उसकी वास्तविक कीमत, और चेंजेज होने के बाद होगी 405। ठीक है, कैलकुलेट समझ में आई ना? देखो, आपको लग रहा हो खिचड़ी सी पक गई, खिचड़ी नहीं पकानी है। देखो मैं अच्छे से कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपको। एक्स की कीमत मैंने किया क्या है, देखो 5%, 25% की कमी होगी, इसका 3/4 होगी वैल्यू। 35% का इंक्रीज होगा, 7/20 लिखेंगे तो 27/20 हो जाएगी, कह सकते हैं एक्स का। और ये कीमत कहता है आप कितनी होगी, ये चेंजेस होने के बाद 405। 27 पे काट दिया मैंने, 27 एकम 27, 13, 27 × 15 135 होता है। 3 पे ये काट दिया था, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। अब 5 की मल्टीप्लाई करूंगा, इस 4 से क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा 4, और ये 20 भी क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, ये किया मैंने। 5 × 20 और गुना 20, 20 का स्क्वायर होता है 400।